Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Department of Pharmacy, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida, which is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Today we will discuss about this is my second lecture, and in this lecture we are discuss about the drugs. In first lecture we are already discussed the drug acting on the hormones, but in this lecture we are discussing about the sex hormones, and this is the part 1. So, what is the content of this lectures? First one is the what is the sex hormones, यानी सेक्स हार्मोन्स क्या है. नेम से क्लियर है, मीन्स द हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स. These sexual character either may be in the male or either may be in the female, which are discussed in the later on. So, these are the called as the sex hormones. नाम से क्लियर है कि वो हार्मोन्स जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा. अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना है कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉट ओनली फॉर द अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर आर द बॉडी ग्रोथ. Second one is the what is the chemical nature of the hormones. यानी here we are discussing the hormones may be either the proteins या hormones may be either with the steroids. Mainly most of the about 90% approximate 99% hormones are the steroidal nature, but some hormones are also maybe in the protein. So, you must be know which hormones are the steroids and which one is the proteins. Third one is the हाउ टू द रेगुलेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, यानी ये हार्मोन्स आपके बॉडी में कैसे रिलीज होते हैं और कौन इनको कंट्रोल करता है, यानी किस किस स्टेप में कौन कौन से अदर एंजाइम्स या कौन कौन से अदर हार्मोन्स या कौन से अदर आर्गन्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं हार्मोन्स के रिलीज में. फोर्थ वन हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, यानी यहाँ पर आपको हार्मोन्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि मेल हार्मोन्स है कि फीमेल हार्मोन्स है, और उन दोनों हार्मोन्स को आपको अलग अलग आपको यहाँ पे स्टडी करना है. फिफ्थ एंड लास्ट वन जो है यहाँ पर आपको, चूँकि दिस इज द मेडिसिनल केमिस्ट्री लेक्चर, तो हियर आर मेनली फोकस द केमिस्ट्री ऑफ द sex hormones, chemistry as well as the SAR. what is the meaning of SAR? SAR क्या होता है, कैसे लिखेंगे, आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं SAR लिखते टाइम, वो पॉइंट डिस्कस करने हैं. एंड लास्ट वन इज द कि ये इन हार्मोन्स का क्या यूज है ह्यूमन बॉडी में, या जब ये नेचुरल प्रोड्यूस होंगे उस टाइम, या अगर हम ये सिंथेटिक्स होंगे इनको बॉडी से बाहर आउटसाइड यूज करेंगे तब क्या यूज होगा. ये सारी हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. At the first point we are discussed that the hormones may be either proteins or steroids. means hormones या तो आपका proteins होगा या तो आपका जो है वो steroids होंगे. अब चूँकि प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स ये दोनों का नेचर्स अलग अलग हैं, तो इन दोनों को नेचर्स अलग अलग होने के वजह से इन दोनों हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंस होगा. तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, द स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 300 डाल्टन्स, बट इन कंपेयर टू प्रोटीन सेक्स हार्मोन्स देयर मॉलिक्यूलर वेट इज अप्रॉक्सीमेट 5000 डाल्टन. यहाँ पे क्लियर है कि जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जो प्रोटीन्स हार्मोन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो उसके कंपेयर बहुत ज़्यादा है, यानी 300 कंपेयर 5000 है. इसका मतलब स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का जो साइज है वो स्मॉल इन साइज होंगे. जब स्मॉल इन साइज के साथ साथ ये लिपिड सॉल्युबल्स होंगे. यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑल द स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर इन लिपिड सॉल्युबल. इनका मतलब लिपिड सॉल्युबल मीन्स दो वर्ड आता है, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक वर्ड होगा जब वो ड्रग कोई हमारा सब्सटेंस या ड्रग जब वाटर में सॉल्युबल होगा तब वहाँ पर हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, और जब वो लिपिड में सॉल्युबल होगा तब हम उसको बोलेंगे लिपोफिलिक. इसका मतलब स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स जो हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर्स हैं. इन कंपेयर टू प्रोटीन्स हार्मोन्स जो है, प्रोटीन्स हार्मोन्स की चूँकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर को क्रॉस नहीं कर पाते. अभी बताएंगे कि आपको कुछ ड्रग्स जो है वो सरफेस पे बाइंड करेगी, और कुछ ड्रग्स या कुछ हार्मोन्स जो हैं वो अंदर इनसाइड पेंट्रेट करके बाइंड करेंगे. तो जिसका जो प्रोटीन्स हार्मोन्स हैं चूँकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो पेंट्रेट नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे पास उनका अलग नेचर्स हैं. नेक्स्ट वन है
स्टेरॉयड हार्मोन्स कैन बी सर्कुलेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होंगे जो ब्लड में जो सर्कुलेट्स होंगे विद द बाइंडिंग ऑफ ऑन स्पेसिफिक प्रोटीन्स और दिस प्रोटीन इज नोन एज द SHBG। अब आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स ब्लड के अंदर कैसे सर्कुलेट्स होते हैं। या तो स्टेरॉयड हार्मोन्स ब्लड के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन्स को हम बोलते हैं SHBG एंड दिस SHBG इज नोन एज द सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है स्टेरॉयड हार्मोन्स के सर्कुलेशंस में। क्लियर है, यानी यहाँ पे 2-3 पॉइंट आए कि हार्मोन्स या तो स्टेरॉइड्स होंगे या तो प्रोटीन्स होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन्स पेंट्रेट सेल मेम्ब्रेन को पेंट्रेट कर पाएंगे, तो जिस हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम है यानी स्टेरॉइड्स हार्मोन वो मेम्ब्रेन को पेंट्रेट कर जा रहे हैं, जिस हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो मेम्ब्रेन को पेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि स्टेरॉइड हार्मोन जो है स्पेसिफिक सेल प्रोटीन से बाइंड हो रहा है इन कंपेयर टू उसके कंपेयर में आ जाए प्रोटीन्स हार्मोन्स में, प्रोटीन्स हार्मोन्स का चूँकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ठीक है, ये इनको किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वन है कि कौन कौन से प्रोटीन एक हार्मोन्स हैं आपके स्टेरॉइड से, कौन से हार्मोन्स हैं आपके प्रोटीन। तो मोस्टली हार्मोन्स जो है स्टेरॉइड्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स बहुत कम है। यह है आपका FSH, अभी आप डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट हार्मोन जब फीमेल सेक्स हार्मोन पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। FSH, ALH एंड HCG, ये 3 प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं। आप लोग अभी ये जो HCG हार्मोन्स है इसका बहुत स्पेसिफिक रोल है जब जो कि किट्स आती हैं जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में, उस किट्स में प्रेगनेंसी जब जैसे डेवलप होती है उसी टाइम HCG हार्मोन्स, चूँकि ये HCG हार्मोन्स जो है ये हाइड्रोफिलिक है, तो ये HCG हार्मोन्स चूँकि वाटर के साथ यानी यूरिन के साथ बाहर आता है और वही डिटेक्शन होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो यानी प्रेगनेंट हो गई है। नेक्स्ट वन इज द steroids hormones. Most of the sex hormones, either the estrogens, progesterones or the testosterone, all these hormones are the steroidal in nature। यानी आपको 2 पॉइंट क्लियर होना है, कौन सा हार्मोन्स स्टेरॉयडल नेचर का है, कौन सा हार्मोन्स आपका प्रोटीन्स के नेचर्स के हैं, दोनों हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, कौन सा हार्मोन्स इसमें लिपिड सॉल्युबल्स है, कौन से हार्मोन्स आपके वाटर सॉल्युबल है। तो जो प्रोटीन्स वाले हार्मोन्स हैं वो हमारे जो हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं और जो हमारे स्टेरॉइड्स वाले हार्मोन्स हैं वो हमारे लिपोफिलिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ दीज हार्मोन्स आर रेगुलेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन, यानी ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में कैसे रिलीज होते हैं और ये कौन कौन से कंट्रोलिंग आर्गन्स हैं या कौन कौन से कंट्रोलिंग ग्लैंड्स हैं। बहुत सिंपल, हाइपोथैलेमस इन जनरल आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस कंट्रोल द टेम्परेचर, इसको हम लोग कहते हैं ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर हाइपोथैलेमस का सबसे मेन रोल्स क्या है, हाइपोथैलेमस रिलीज द one of the hormones known as GnRH, gonadotropins releasing hormones. These gonadotropins releasing hormones एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये भी आपका दोनों ब्रेन में प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द अदर हार्मोन्स एंड दीज हार्मोन्स आर नोन एज द FSH एंड ICH। FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। These FSH and ICH act on the testes, mainly testes found in the males, and these testes are release the hormones testosterone, and these testosterone is further metabolized to dihydrotestosterone। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या है टेस्टोस्टेरोन्स और क्या है डाइहाइड्रोटेस्टेरोन। मीन्स आपको ये क्लियर हो जाना है कि कैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। तो जो उसका रिलीजिंग साइड, कंट्रोलिंग साइड है क्या है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको एक रिलीज कर रहा है हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं FSH एंड ASH, और ये FSH जो है ऐड कर रहा है टेस्टिस पे। टेस्टिस इज द मेल आर्गन्स, जहाँ से फिर हमारा हार्मोन्स निकलेगा टेस्टोस्टेरोन्स, और वो फिर फर्दर मेटाबोलाइज होगा डाइहाइड्रोटेस्टेरोन्स में, या फिर वो जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म थ्रू विच द कंट्रोलिंग ऑफ
टेस्टोस्टेरॉन या मेल सेक्स हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है। तो इस क्लास में हमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे मेल सेक्स हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स क्लासीफाई किया गया। अगर वो हमारे मेल में अप्रॉक्सीमेट, अगर ज़्यादा अमाउंट मेल में निकल रहा है तो हम उसको मेल सेक्स हार्मोन बोलेंगे, अगर वो फीमेल्स में रिलीज हो रहा है तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करने की बात है, टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन्स, लेकिन ये टेस्टोस्टेरॉन स्मॉल अमाउंट में फीमेल में भी रिलीज होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन्स है तो वो फीमेल में रिलीज नहीं होगा। बट ओवरऑल testosterons are known as the androgens, is considered to male hormones, and female hormones is considered to the estrogens या progesterones. Why these are called the androgens? Androgens या मेल सेक्स, एंड्रोजन्स इज द ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, यानी एक अब इस एंड्रोजन्स में कई टाइप्स के मेल सेक्स हार्मोन्स होंगे, तो एंड्रोजन्स को हमें ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स बोल दिए, इसलिए बोल दिए इसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। दूसरा ये कि ये एंड्रोजन्स है तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, यानी जहाँ पर ये बाइंड करेंगे उस रिसेप्टर को बोलेंगे हम एंड्रोजन्स रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर हमें जो फोकस करना है वो फोकस करनी है मेल सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजन्स की केमिस्ट्री पे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑल द सेक्स हार्मोन्स और हैविंग द स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, यानी सारे सेक्स हार्मोन्स में स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और उसमें ये भी बताया गया था कि स्टेरॉयडल न्यूक्लियस में का जो न्यूक्लियस है उसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, दिस इज द साइक्लोपेंटेन रिंग्स एंड दिस इज द फिनांथ्रीन रिंग। तो साइक्लोपेंटेन्स फिनांथ्रीन न्यूक्लियस, और इतने में जो टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं C17। क्लियर है, यानी जो सेक्स हार्मोन्स का जो न्यूक्लियस है वो हमारा है स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, और उसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं C17। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं दो कार्बन, एक एक्स्ट्रा चेन यहाँ पर अटैच्ड है, एक एक्स्ट्रा चेन यहाँ पर अटैच है, यानी एक 13 पोजीशन पे और एक 10th पोजीशन पे, तो दो कार्बन चेन अटैच हो गई। जिसका मतलब कि जो टेस्टोस्टेरॉन्स में जो कार्बन एटम अटैच्ड हैं वो प्रेजेंट है आपके 19। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेमिंग्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स, यानी टेस्टोस्टेरॉन्स की आपको टेस्टोस्टेरॉन्स इज द कॉमन नेम, यानी ये टेस्टोस्टेरॉन एक नेम है, एक जनरल नेम है, लेकिन अगर जब आप इनका आईयूपीएसी करेंगे तब आप इसको आईयूपीएसी कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर एक, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में टेक्निक्स बताए थे कि पहला आपका एम होना चाहिए कि यू मस्ट बी काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी आपको जो पहले लेक्चर में समझाया गया था कि अगर C17 कार्बन एटम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, C18 कार्बन एटम है तब हम क्या बोलेंगे, 19 कार्बन एटम्स हैं तो क्या बोलेंगे, 24 है, 27 है, कितने कैसे कैसे कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो वो आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया गया था। यहाँ पर अगर आप स्टेरॉयडल न्यूक्लियस देखेंगे तो 17 कार्बन एटम्स है, लेकिन चूंकि 13 पोजीशन, ये आपको पोजीशन क्लियर हो रही है यहाँ पे 13 पोजीशन, और आपको एक यहाँ पर 13 पोजीशन पे और एक 10th पोजीशन पे एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लग गया, इसके मतलब दो कार्बन एटम हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 19 कार्बन एटम। तो जो 19 कार्बन एटम्स को मैंने आपको उसी से बता दिया था कि 19 कार्बन एटम को हम बोलते हैं एंड्रोस्ट्रेन, एंड्रोस्ट्रेन। इसका मतलब अब आपने जब आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कार्बन एटम आप काउंट कर लें। जैसे आपने कार्बन एटम काउंट किया कि इसमें 19 कार्बन एटम है तो इसका मतलब आपका इसका आईयूपीएसी नेमिंग में क्या आएगा, एंड्रोस्ट्रेन। क्लियर, आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड्रोस्ट्रेन, यहाँ पे ये दिया हुआ है एंड्रोस्ट्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जब नंबरिंग करने हैं, नंबरिंग के बाद में देखना है कौन कौन से कहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप जब इसकी काउंटिंग करते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर आपका एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। फोर्थ पोजीशन पे आपका एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th पोजीशन पे आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है,
और एक आपका 13 पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और आपका एक 17 पोजीशन पे OH प्रेजेंट है। तो अब आप जब आप नेमिंग करेंगे तो आप नेमिंग में क्या करेंगे, 17 बीटा हाइड्रोक्सी। अब आप देखिए यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपने इसको बीटा हाइड्रोक्सी क्यों लिखा। पहले क्लास में मैंने बताया कि अब आपको दो तरह, अगर ये डॉटेड लाइन से शो हुआ होता है, डॉटेड लाइन से शो हुआ होता तो वहाँ पर हम इसको लिखते, अगर ये OH इस तरह अटैच होता तो हम इसको बोलते, सॉरी, ये अगर ये इस तरह डॉटेड लाइन से अटैच्ड होता तो हम इसको बोलते अल्फा। चूंकि ये बोल्ड लाइन से अटैच है तो हम इसको बोलेंगे बीटा, मीन्स 17 बीटा हाइड्रोक्सी। क्लियर है, 17 बीटा हाइड्रोक्सी। एंड्रोस्टेन क्यों बोले, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो कार्बन एटम प्रेजेंट है आपके 19। नेक्स्ट वन है 4-इन। 4-इन क्यों आया, 4-इन इसलिए आया क्योंकि 4th पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर जब आप स्टार्टिंग में IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन है, डबल बॉन्ड आपका एल्कीन है, नहीं ई नहीं लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड आपका एल्काइन है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो वर्ड आ गया है वो आ गया 4-इन। थर्ड पोजीशन पे ONE क्यों आया, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे जो हमारा प्रेजेंट है वो है आपका कीटोन। तो अल्टीमेटली इसका IUPAC नेम्स क्या, कैसे आप लिखेंगे। फर्स्ट टारगेट आप देखिए कि कितने कार्बन एटम है, 19 कार्बन एटम है। 19 कार्बन एटम को मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था कि आप बोलेंगे एंड्रोस्टोन। फिर आप ये देखिए कि कितने काउंट अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या बीटा, चूंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये कैसे पता चलेगा कि बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि बोल्ड लिखा हुआ है। अगर डॉटेड लाइन से लिखा रहता तो इसका मतलब वो हमारा वो अल्फा हाइड्रोक्सिल, तो आपने वो लिख दिया बीटा हाइड्रोक्सिल। सेकेंड क्वेश्चन है ये ONE, कीटोन ग्रुप को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं ONE से। तो ये आपका नेमिंग हो गया आपका IUPAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीज टेस्टोस्टेरोन्स इज नोन एज द एंडोस्टेरोनॉइड हैविंग द 17 बीटा हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप टुगेदर विद द अनसैचुरेशन ऑफ द C4 एंड C5। अब आप इसको बड़े आसानी से इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आप काउंट कर सकते हैं। कार्बन एटम जैसे आपने 19 कार्बन एटम लिखा उस चीज़ का मतलब आप कार्बन एटम कितने हैं, एंडोस्टेरोन। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी टेस्टोस्टेरॉन्स की स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। आज इस क्लास के बाद ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपको SAR लिखना आपको बहुत ही आसान है। कैसे लिखना है, कौन सी टेक्निक से अपना अप्लाई करना है SAR लिखने के, तो उस आपको अभी आपको पढ़ना है। SAR का फुल फॉर्म क्या है, SAR मीन्स है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी उसके इस नाम से ही क्लियर है, उसके स्ट्रक्चर से उसके एक्टिविटी के बीच का क्या कोरिलेशंस है। यानी स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के बीच जो कोरिलेशंस होते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना, ये QSAR नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक्टिविटी या तो डिक्रीज होगी, या तो इंक्रीज होगी, या तो अनचेंज्ड होगी। अब टेस्टोस्टेरोन आपको स्ट्रक्चर से क्लियर है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगाने से उसकी एक्टिविटी जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर एक चेंज के लिए एक सिंपल वर्ड आता है अल्टर्ड। यानी अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्टिविटी घट रही है या बढ़ रही है तो आप सिंपल एक वर्ड लगा सकते हैं कि बाय अटैच्ड ऑफ दिस XYZ फंक्शनल ग्रुप या XYZ सब्सटेंट्स द एक्टिविटी में बी अल्टर्ड। तो आपको बड़े आसानी से आप SAR लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, जिस कैटेगरी का या जिस ड्रग का SAR लिखने के लिए आ जाए तो फर्स्ट वन है आपने पहले उस ड्रग का आपने स्ट्रक्चर लिख दिया। जैसे आपने स्ट्रक्चर लिखा उसके बाद आप ये देखिए कहाँ कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वहाँ वहाँ आप इस OH को हटा सकते हैं। यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप इस मेथाइल ग्रुप को या हटा सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन सब के वजह से एक्टिविटी में क्या चेंजेज आएंगे उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब जैसे है
चूंकि ये टेस्टोस्टेरोन है, स्टेरॉयड न्यूक्लियस है, तो पहला पॉइंट है इट मस्ट बी कंटेन स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस, यानी अगर ये टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी तभी शो करेगा जब उसमें 19 कार्बन एटम्स होंगे। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है कि 17 पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मस्ट बी रिक्वायर्ड, यानी ये एंड्रोजेनिक एक्टिविटी तभी आएगी जब 17 पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। याद करने का तरीका यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अगर हम इस डबल बॉन्ड को हटा दें तो उसको बोलेंगे हम डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन्स, यानी रिड्यूस कर दें तो वो बन जाएगा DHT। तो टेस्टोस्टेरॉन्स का रिड्यूस फॉर्म है DHT या डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, इसकी पोटेंसी ज़्यादा है इन कंपेयर टू टेस्टोस्टेरॉन्स। फोर्थ वन है कि अगर ये टेस्टोस्टेरोन चूंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इजीली मेटाबोलाइज्ड हो सकता है और ओरल एक्टिव नहीं होता, तो अगर हमको इसको ओरल एक्टिव बनाना है तो इसके लिए हमको 17 पोजीशन पे एक अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप लगाने के जैसे उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। अगर हमको इसको ईस्टर बना देते हैं तो ईस्टर बनाने से इसका जो एक्शन है, ये पैरेंटल एक्शन है, वो इंक्रीज कर जाएगा। 6 वन है कि अगर यहाँ इस ग्रुप के साथ, इस एरोमेटिक के साथ एक अलग दूसरा एरोमेटिक ग्रुप लगा दें तो उससे उस ड्रग की एक्टिविटी जो है या इस टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये आपका यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया हुआ है कि आप ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर हम यहाँ पे अल्फा यहाँ पे 17 पोजीशन पे अल्फा ग्रुप लगा देते हैं तो 17 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन आपका ओरल एक्टिव हो जाएगा। अगर इसी टेस्टोस्टेरोन में हम यहाँ पर कोई ईस्टर ग्रुप लगा देते हैं इस H को रिप्लेस करके, तो इस ईस्टर लगाएंगे तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। फोर्थ वन, इसी टेस्टोस्टेरोन में अगर हम यहाँ पर इस ए रिंग के साथ कोई 5 मेंबर की पैराजोल रिंग लगा देते हैं, इस पैराजोल को बोलते हैं, अगर लगाएंगे तो स्टेनाजोल बन जाएगा और इससे एनाबोलिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। या फिर इस टेस्टोस्टेरोन को हम रिड्यूस कर दें तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा, तब इसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कंक्लूजन है कि कहाँ पर किस ग्रुप के लगाने से उसके एक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वन है मेटाबॉलिज्म ऑफ एंड्रोजन, यानी ये स्टेरॉइड्स कैसे मेटाबोलाइज्ड होते हैं। डायग्राम दिया होगा कि 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एरोमेटेज एंड 5 अल्फा रिडक्टेज। जब 5 अल्फा रिडक्टेज आएगा तो मोर पोटेंट डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, लेकिन जब एरोमेटेज हो जाएगा तब एस्ट्राडियोल बना देगा। एंड दिस इज द एस्ट्राडियोल इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी इसका मतलब कि टेस्टोस्टेरोन से आप मेटाबोलाइज होकर के स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्राडियोल, और इसी को बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। इसलिए कभी कभी किसी मेल में भी फीमेल कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। वो कैसे हार्मोन ट्रांसपोर्ट होगा, अर्लियर साइड में कि ये एस्ट्रोजन चूँकि स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, तो ये हार्मोन्स जो हैं ये एक स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होंगे, तो वहाँ से उस प्रोटीन को बोलते हैं SHBG प्रोटीन्स। दीज टेस्टोस्टेरोन्स मे बी आइदर एनाबोलिक या एंड्रोजेनिक फंक्शन। तो जो सेक्सुअल करेक्टर अगर डेवलप कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे एंड्रोजेनिक फंक्शन डेवलप कर रहा है, लेकिन अगर वो उसके बॉडी यानी कि इंक्रीज के बॉडी मास को इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे एनाबोलिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि जो सेक्स हार्मोन्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स, वो एनाबोलिक बिहेवियर भी कर सकता है, यानी बॉडी के ग्रोथ के लिए है, बॉडी मास भी बढ़ सकता है, और अगर वो सेक्सुअल करेक्टर के लिए भी हो सकता है। फर्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंड्रोजन। तो एंड्रोजन द्वारा अगर वो एनाबोलिक फंक्शन है तो बॉडी मास को बढ़ाएगा, लेकिन अगर वो एंड्रोजेनिक फंक्शन है तो वो जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाएगा। फोर्थ वन है नाइनएंड्रोलोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइनएंड्रोन। तो नाइनएंड्रोन जो है ये 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन्स है, यानी ये इसको क्या करते हैं, ये एक सिंथेटिक स्टेरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरोन्स है। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें जो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन का जो मिथाइल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दिए तो कंपाउंड बन गया हमारा 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन्स। इस 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन में जो प्रॉपर्टी होगी वो AAS की होगी। AAS मीन्स एंड्रोजन्स एज वेल एज द जो है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स।
ये जो 17-19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन्स है, ये मेनली एथलेटिक्स जो लोग यूज करते हैं एज द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, और ये इसका मिस यूज है क्योंकि ये अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो इस हार्मोन्स का जो है वो यूज कर रहे हैं। तो जो डोप टेस्ट होता है एथलेटिक्स का, डोप टेस्ट में यही डायग्नोज किया जाता है कि अगर वो लोग इसका यूज करेंगे तो ये हार्मोन्स निकल करके उनके यूरिन के साथ जो है वो डिटेक्टेड होगा। ये हार्मोन जो मेटाबोलाइज्ड होता है, आप देख रहे होंगे स्केलेटल मसल्स में इसका कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लेकिन जो एंड्रोजेनिक पार्ट है वहाँ पर 5 अल्फा रिडक्टेज इसको जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है इस स्लाइड से कि ये जो 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन है, नॉर मीन्स 19 नॉर, यानी 19 पोजीशन का एल्काइल ग्रुप हटा दिए तो वहाँ पे हो गए नॉर, तो 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन जो है उसका जो मेन एक्शन आएगा, वो मेन एक्शन कहाँ पर आता है आपका स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में आने की वजह से इसका जो मैक्सिमम एक्शन आएगा वो आएगा आपका एनाबोलिक। याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्शन आएगा वो आएगा आपका एनाबोलिक, ना कि यहाँ पर जो एक्शन आएगा वो आएगा एंड्रोजेनिक। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये स्केलेटल मसल्स में ही क्यों आते हैं, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी क्यों शो नहीं करते? तो उसका आंसर है कि ये स्केलेटल मसल में 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी नहीं आती, लेकिन इसीलिए ये एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन एंड्रोजन्स की वजह से चूंकि एक्टिविटी इसमें 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम्स रहता है, वो इसको जो है वो रिड्यूस कर देता है, इसलिए यहाँ पर उसकी एक्टिविटी जो है वो नहीं आ पा रही, लेकिन यहाँ पर उसकी एक्टिविटी आ जाती है। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन? बहुत ये आप डायग्राम्स देख रहे हैं कि एक्ने एंड हेयर लॉस, दो साइड इफेक्ट हैं जो कि जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरॉन? आप इस स्लाइड को देखें, एक्ने क्यों होता है? एक्ने मेनली ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, यानी जो सीबेसियस ग्लैंड है वो ब्लॉक हो जाती है तो उसके एक्ने होता है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरॉन हमारा मेटाबोलाइज होकर के डीएचटी कन्वर्ट हो जाता है, यानी जब ज़्यादा अमाउंट पे डीएचटी बनेगा तो उस समय हेयर लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमें टेस्टोस्टेरॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो डीएचटी में कन्वर्ट ना होने पाए। तो इसके लिए हमें उस 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर यूज करना पड़ेगा जो कि उसको डीएचटी में कन्वर्ट करने से रोकेगा, और उस ड्रग का नाम है फिनास्टेरॉइड्स, और उसका जो रोल होगा वो एक्ट एज द एंटी एंड्रोजन्स। एंटी एंड्रोजन्स मीन्स कि वो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी जो उसकी है टेस्टोस्टेरॉन की, उसको वो ब्लॉक कर देगा। और यह इसीलिए फिनास्टेरॉइड्स का एक ऑल्सो यूज होता है, कहाँ पर होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स के इनलार्जमेंट में, यानी जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो उस समय भी हम एंटी एंड्रोजन्स यूज करेंगे। या जब हमारे हेयर लॉस होते हैं, हेयर लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जो रिलीज हो रहा है वो टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट हो रहा है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, और वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो है वो जो है हमारे हेयर लॉस को प्रमोट कर रहा है। तो इसीलिए हमें अगर टेस्टोस्टेरॉन के अमाउंट को कम करना है तो हमें 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिटर यूज करना पड़ेगा, ताकि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो जो कन्वर्जन होगा टेस्टोस्टेरॉन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में वो नहीं हो पाएगा। क्लियर? एंड दिस इज द रेफरेंस एंड दिस इज द थैंक यू।